बीच मांगे दूसरों से, आम आपके सामने घुटने टेके और ऊपर से लोगों पर टैक्स भी लगा दे। हम खान साहब से कहेंगे कि खान साहब अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, पेशावर में भी महंगाई, देखिए गुड़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनता है और गुड़ की कीमतें ज्यादा हो चुकी हैं, तो खान साहब उसके खिलाफ ही कोई धरना दे देते हैं। इस मुल्क की आवाज आज इमरान खान की आवाज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब की रैली, उसमें 9 नुकाती एजेंडा दिया है पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए। इमरान खान साहब ने बहुत सी चीज़ों का उन्होंने जो जिक्र किया कि अमन कायम किया जाए, नोट छापने बंद करें, जीएसटी की शरह में कमी, टैक्स इस्लाहात, सादगी अपनाई जाए और सियासतदान अपनी दौलत वापस लेकर आए। तो दूसरी तरफ आज अखबार में एक ऐसा पुराना मसला जो बार बार हर साल सामने आता है लेकिन उस पर बेहतरी नजर नहीं आती, सियासतदानों के टैक्सेस, कि सियासतदानों की एक बड़ी अक्सरियत आज भी अपना टैक्स नहीं देती। इस मुल्क में अगर टैक्स कलेक्शन ठीक हो जाए तो शायद बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिन लोगों के टैक्स गोशवारों में तजाद है वो तो आपको सामने नजर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा होगा। बहुत से लोग जिनकी टैक्स रिटर्न्स ही नहीं है, कुछ लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है। 47% सियासतदान ऐसे जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों में से उनका ताल्लुक किस किस सियासी जमात से है वो आपके सामने है। पंजाब असम्बली के भी 169 अरकान टैक्स नादहिंदा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 81 अरकान टैक्स नहीं देते। सिंध असम्बली के 50 हैं और बलूचिस्तान की काबीना के 8 वजीर और 56% अरकान टैक्स नहीं देते। और हम मुल्क की मईशत ठीक करने, उसकी महंगाई कम करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दुनिया में जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशो कहीं 20% होती है, कहीं 25%, इस रेशो में होती है। हमारी शायद फर्रुख सलीम साहब 8% के करीब है, 9% के करीब, 9-9.5% है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि इस मुल्क के जो किबला है वो भी दुरुस्त हो जाए। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो इमरान साहब ने नुकाती एजेंडा दिया, एक दूसरा रैली सियासी थी या वाकई महंगाई की थी, क्योंकि महंगाई की एक कंप्लेन बहुत आ रही है, जगह जगह से आ रही है। हमारे साथ जाफर इकबाल साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। शफकत महमूद साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली। और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें। अगर इजाजत है, मैं जिन लोगों ने ये काम का आगाज किया, मैं शफकत महमूद साहब से इसका आगाज करूं। शफकत साहब, पहले तो ये बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सियासी जलसा था या वाकई महंगाई के खिलाफ ये जलसा था। लेकिन आपको लगता है कि महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, या ये जो आपने नुकात दिए 9, ये तमाम कुछ सियासी नारेबाजी नहीं लगती? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और काशिफ, सियासी जमातों के पास 2-3 ज़राए होते हैं पब्लिक में कि जज्बात का इजहार करने के लिए। पार्लियामेंट होती है, मीडिया होता है और पब्लिक प्रोटेस्ट होता है। और पब्लिक प्रोटेस्ट करना एक जबूरी हक है और ये अवाम के जज्बात की बात नहीं है। अब हालत ये है कि अवाम महंगाई से पिस गए हैं और बुरी हालत है लोगों की, इतनी ज़्यादा महंगाई है, कंट्रोल नहीं हो रही। और मुझे अफसोस ये होता है कि अच्छे भले समझदार आदमी हैं परवेज़ रशीद साहब, वो ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे है, बाकी जगह ऐसे है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि ये मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं जो प्राइसेस को डिटर्मिन करती हैं। अगर आप नोट छापेंगे, अगर आप अफरात ज़र करेंगे तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे होगा। फर्रुख सलीम साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे इससे। अगर आप बिजली की कीमत डबल करेंगे तो उससे प्राइसेस पे इफेक्ट होगा। अगर आप गैस और बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ाएंगे उससे प्राइसेस पे इफेक्ट होगा। अगर आपका ट्रेड बैलेंस अगर ठीक ना होने की वजह से आपकी करेंसी गिरती है तो उसकी वजह से प्राइसेस की इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिल के प्राइसेस को की सिचुएशन डिटर्मिन करती है और ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो सिर्फ ये कर सकती है ना कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ कुछ थोड़ा बहुत कर ले, वो प्राइस कंट्रोल कर सकती है मेजर्स के साथ। दुरुस्त फरमाया आपने, प्राइस कंट्रोल कर सकती है। अगर किसी चीज की कीमत 30 रुपए है तो 35 रुपए बिक रही है, इतना फर्क है सर। वैसे गवर्नमेंट जहां पे कमजोरी दिखा रही है, हर गवर्नमेंट की ये कमजोरी आपकी भी है। आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा हूं, बाकी मैंने ये सारा कुछ देखा है। बिलीव मी कि आप मार्केट को सिर्फ एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से कि जी आप थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ले आए। लेकिन
اگر مارکیٹ میں طاقت سے اور اسٹیٹ پاور کے ساتھ اگر آپ پرائسز کو کنٹرول کر لیتے تو اکانومی تو ساری دنیا کی ٹھیک ہو جاتی. ایسے نہیں ہوتا. یہ اکنامک فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پرائسز کیا ہوں گے, اور اکنامک فیکٹر سارے میکرو اکنامک ریالٹی کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ کوئی صرف فاروق سلیم صاحب سے ذرا میکرو اکنامک اگر آپ اجازت دیں. شفقت صاحب, آئی کین انڈرسٹینڈ بالکل پوچھ. وہ یہ کہہ رہے کہ پالیسیاں مرکزی حکومت کی جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ مہنگائی کتنی ہوگی, لیکن پاکستان کا خرچہ اگر 30 روپے ہو مہینے کا اور آپ کی آمدن 15 روپے ہو تو یہ جی ایس ٹیز وغیرہ تو لگانے پڑتے نا فاروق صاحب, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. دیکھیے عباسی صاحب, آپ اس اسٹوڈیو میں پوری دنیا بھر کے اکانومسٹ کو اکٹھا کر لیں اور ان سے معیشت کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں تو آپ کو ہر ماہر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ جواب دے گا سوائے ایک سوال کا. اگر آپ مہنگائی کے بارے میں سوال پوچھیں تو دنیا بھر میں مکمل اتفاق رائے ہے کہ وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ مہنگائی کی کیا ہوتی ہے, وہ ہے نوٹ چھاپنا. نوٹ چھاپنے کا جو اختیار ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے اور ایکسکلوسیولی وفاقی حکومت کے پاس ہے. صوبائی حکومتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. پرائس کنٹرول کی آپ نے بات کی, یہ 1950s کے اصول ہیں جہاں پہ مونوپلی ہو کہ 4 کار بنانے والے ہیں, آپ ان کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. جہاں پہ لاکھوں آلو اگانے والے اور پیاز اگانے والے ہوں وہاں پہ پرائس کنٹرول کام نہیں کرتا, وہاں پہ فری کمپٹیشن کام کرتا ہے. اور اگر آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں تو مہنگائی ہوگی اور صوبائی حکومتیں اس کے متعلق کچھ نہیں کر سکتی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی وفاقی حکومت کے نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہے, اور یہی اگر وفاقی حکومت کنٹرول کرے گی تو یہ آلو ٹماٹر کنٹرول ہوگا, ورنہ نہیں ہوتا. ورنہ نہیں ہو سکتا. تو صوبائی حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا. صوبائی حکومت کا اس میں دخل انداز میں بھی 4 سے 5% تو 95% obligation وفاقی حکومت کی. میں آپ سے ذرا ایک تفصیل میں عمران خان صاحب کے نکات ہیں اس پہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ حل ہے مسئلے کا, یہ چھوٹی چھوٹی آف شوٹس ہیں مسئلے کی, بنیادی مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے. سر کیوں اتنے نوٹ چھاپتے ہیں آپ لوگ؟ نوٹ چھاپے بغیر گزارا نہیں اس ملک کا کیا؟ شکریہ کاشف باز صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے, ایک چیز مسنگ ہے جو گفتگو میں میرے سے پہلے گفتگو ہوئی ہے, ایک ہے سپلائی ڈیمانڈ کی بھی بات, کہ اب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی کم ہوگی. آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ہمسایہ ملک سے امپورٹ بھی کرتے ہیں, کچھ چیزیں ملک سے جاتی بھی ہیں. تو سپلائی مائنڈ دیکھیں نا, آپ ایک دم پرائس اوپر گئی, آپ اسی ٹماٹر کی لے لیں, آلو کی لے لیں, 100 سے اوپر چلے گی, اب یہ نیچے ڈیکریز ہوئی ہیں. کیا یہ نوٹ چھاپنے کی رفتار کم ہوگی جس کی وجہ سے کم آ گئی؟ دراصل یہ سپلائی ڈیمانڈ کا بھی ہے, باقی فیکٹرز بھی ہیں, میں ان کو نہیں جھٹلاتا. نوٹ چھاپنا مسئلہ نہیں ہے. اب نہیں, وہ ہے انفلیشن اس سے بڑا. ایک چیز پہ سب اتفاق کریں گے, میں نوٹ چھاپنے سے مہنگائی ضرور ہوگی. جی ضرور ہوگی, آئی ایگری ٹوٹلی ضرور ہوگی. اس میں مین فیکٹر کاشف صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کس حال میں ہمیں ملی. اب جولائی جون 5 کے بعد اب آنورڈز دیکھیں نا کہ اس کے مطابق ہم جس طریقے سے پالیسیز بنا رہے ہیں, ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے فورن ایکسچینج مل رہا ہو. ہمارے فورن ریزرو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے گئے. پرچیزنگ کے عالم یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس جو ہے, کئی ایسے امپورٹ بلز ہیں جو میرا مطلب ہے کہ پیمنٹ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ آپ کا ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, آپ کے ریزروز ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو لانگ ٹرم میں آتی ہیں, کچھ مڈ ٹرم میں, کچھ لانگ ٹرم میں. اب یہ 1 سال نہیں ہوا, ہم نے بجٹ سال کا بنایا, 6 مہینے کا بجٹ نہیں بنایا. یہ ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو 6 مہینے میں یہ حال ہے تو سال میں آپ کا خیال ہے بہتری ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی میں عرض کروں, اس میں ڈیفینیٹلی آئے گی. دیکھیں دے آر ڈفرنٹ یہ سورسز ہیں, چیزیں ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کا جی ایس پی جو ہمارا ہوا ہے ابھی لیٹسٹ, یہ بہت بڑی اوپننگ ملی ہے, سے 40% ہمارا بڑھے گا. خاص طور پر دیکھیں نا انرجی, دیکھیں انرجی کا مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. اس کو ہم نے بہتر کیا ہے, میں نہیں کہتا ختم کیا ہے. یہ بہتریج بہتری آئے گی, بہتری ہوگی. جو آپ کو ماحول ملا یا اس کے اوپر ڈال ایک اس پر دوسری بات پیپلز پارٹی مشرف صاحب پہ ڈالتی ہے. ایک جو میں پوائنٹ کروں گا, ایک یہ ہے کہ اسٹیٹ آن جو ہے نا ہماری انٹرپرائزز, اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور 500 بلین جو سال کا دیتا ہے. ابھی حالیہ ابھی اس کو اسٹیل مل کو دیے, ابھی آج کی بریکنگ نیوز تھی کہ 2.2 بلین 90 کروڑ کے 2 ارب 90 کروڑ کے نیا وہ ایک بیل آؤٹ پیکج بنا رہے ہیں. تو یہ حالات دیکھیں نا کس طریقے سے, جو برائے پرائیویٹائزیشن کے وہاں سے جان نہیں چھوٹ سکتی. تو یہ ساری پالیسیز جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں, پالیسیز بنائی بھی ہیں, امپلیمنٹیشن کی بھی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی 3 ارب روپیہ چھاپتی تھی روزانہ کا, اور اب کوئی 6 ارب روپیہ روزہ چھاپا جا رہا ہے. 6 ارب روپے ڈبل کر دیا انہوں نے, گو کہ آئی ایم ایف سے بھی پیسے مل رہے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز ہے. ایک بریک کے بعد شرمیلا فاروقی صاحبہ ذرا آپ بھی جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے جو معیشت چھوڑی ہے اس کی وجہ سے ہوا, لیکن سر ذرا تھوڑا سا اکنامک پکچر بھی آپ سے یہ دیکھیں گے کہ کیا سیاستدان پیسے واپس لے آئیں, سیاستدان ٹیکس دینا شروع کر دیں. جو آج کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی, اخباروں کی زینت بنی کہ اکثریت سیاستدان ٹیکس نہیں دیتے. کیا یہ کرنے سے یہ کاسمیٹک میجرز ہیں, اس سے واقعی کوئی تبدیلی آئے گی؟ ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آتے. خان صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ 6 مہینے میں وہ بدعنوانی ختم کر دیں گے.
क्या खैबर पख्तूनख्वा वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहब आपसे आगाज करते हैं जी। हुकूमत अब आपकी माशी पॉलिसियों ये कहती है हमें क्या मईशत मिली थी उसको ठीक करने में वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा तबाह कर दी थी मईशत आप लोगों ने। कुड यू नॉट रन दिस इकोनॉमी और इंप्रूव द इकोनॉमी पास्ट 5 years? जी शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि अब ये बड़ा पुराना रेटोरिक हो गया कि तमाम की तमाम जो परेशानी इस वक्त मौजूद हैं वो मौजूदा हुकूमत जो है पिछली हुकूमत के कांधों पे डाल दे कि नहीं जी हमें फलां विरसे में ये मिला था तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। भाई आपको तो पता था, आप तो अपोजिशन के अंदर थे, आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। इलेक्शन के दौरान आपने ना जाने क्या क्या बड़े बड़े वादे किए अवाम के साथ कि हम आते ही टैक्स नेट बढ़ा देंगे, अमीरों की जेब से पैसा निकालेंगे, गरीबों को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलां करेंगे, हम नोट नहीं छापेंगे, जो पिछली हुकूमत करती रही वो सारे काम नहीं करेंगे। लेकिन आप तो पिछली हुकूमत के से भी 10 हाथ आगे निकल गए हैं। बात ये है कि अब यहाँ पर बैठ के ये बातें करना कि नहीं जी हमने कर्जा इसलिए लिया क्योंकि हमें पिछला कर्जा उतरवाना था। भाई कर्जा उतारने के और भी तरीके हैं, आप टैक्स नेट बढ़ाएं। अगर आप वही नौकरी पेशा लोगों पे जो पहले ही टैक्सेशन के बोझ तले दबे हुए उन पे मजीद टैक्स बढ़ाएंगे तो आप किसी का फायदा नहीं कर रहे, सिर्फ अमीर लोगों का फायदा कर रहे हैं। वो जो 30 लाख लोग एफबीआर ने आइडेंटिफाई किए थे टैक्स नहीं देते हैं और बड़े लेविश लाइफस्टाइल से रहते हैं, उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया? आपने क्यों नहीं लाया? आपने सर्कुलर फारूकी साहब आपकी हुकूमत क्यों नहीं लेकर आई? पहले इसका तो जवाब देना जी। 5 साल आप भी एक जमहूरी हुकूमत। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम रिफॉर्म जीएसटी लाने वाले थे, आपको याद होगा कि आप ही के साथ बैठ के मैंने कई प्रोग्राम इसके ऊपर किया और आपने इसको सपोर्ट भी किया। तो सबसे बड़े उस वक्त ऑपोजिशन के ना पीएमएलएन थी जो कहती थी रिफॉर्म जीएसटी ना लाओ। अब खुद आते ही उन्होंने जीएसटी बढ़ाया बजट के अंदर और अगेन तमाम जो बिजली के नरख हैं, जो पीओएल प्राइसेस है, उनके ना इजाफे पे इजाफा किया। जब हम पेट्रोल के ऊपर प्राइस बढ़ाते थे, इंटरनेशनल मार्केट को सामने रखते तो जनाब बाइकआउट होते थे, धरने होते थे। यही चौधरी निसार अली खान साहब धुआंधार तकरीर करते थे। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब आज सारे के सारे गवर्नमेंट के वुज़रा गायब हैं, एक बंदा जवाब देने के लिए असेंबली में मौजूद नहीं होता। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं काशिफ साहब वो तो असेंबली को इस काबिल ही नहीं समझते कि वहां का रुख कर लें। When have you seen Prime Minister Nawaz Sharif in National Assembly of Pakistan replying to questions? At least गिलानी साहब में इतना दम तो था कि हर क्वेश्चन आंसर सेशन में मौजूद होते थे, हर सेशन में मौजूद होते थे, जवाब देते थे हुकूमत की तरफ से। I hope that's not a criteria. ना इनका प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्राइटेरिया गवर्नमेंट रन करने का है, सवालों के अच्छे जवाब देने का नहीं है। सवाल का जवाब देने का मौका मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द असेंबली। ये असेंबली इलेक्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग के जरिए। प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ये किधर लोग हैं? और टैक्सेस की बात करते हैं इमरान खान साहब तो पहले अपने घर से शुरू करें ना। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। इनके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, भाई उनका अपना टैक्स डिक्लेरेशन डिस्प्यूटेड है। उनके अपने प्रेजेंट मिनिस्टर का डिक्लेरेशन जो है वो डिस्प्यूटेड है। अपने घर से शुरू करें ना। ठीक देखिए महंगाई बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहती कि महंगाई नहीं है। शफकत साहब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि जिससे किसी गरीब आदमी को या किसी मिडिल क्लास आदमी को किसी तरीके का कोई रिलीफ मिले। लेकिन मुझे ये बताइए, इनके अपने लाहौर के अंदर 200 रुपए किलो टमाटर मिल रहे थे, इन्होंने क्या कर लिया? अब ये बात करते हैं कि ये प्रोविंशियल डोमेन है। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं शर्मिला बीबी। वहां पर इमरान खान साहब जो है रैली लेके जा रहे हैं कि जनाब हम ये 9 नुकाती एजेंडा दे दिया, हर चीज से बरीउल जिम्मा हो गए। भाई मुझे ये बताइए कि आपने तो कहा था 90 दिन के अंदर स्कूलों का निजाम बेहतर करेंगे, 90 दिन करप्शन खत्म कर देंगे, 90 दिन के अंदर जनाब हम टैक्सेशन सही कर देंगे, 90 दिन के अंदर पटवारी खत्म कर देंगे। तो वो क्या हुआ? मैं तो उसका जवाब शफकत साहब को मौका दें, आपको जवाब देते हैं। जहां बनी गाला में बैठ के उसको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वहां पर आपके क्या रिफॉर्म्स हैं? क्या बेहतरी लाए आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए? ठीक, एक से शफकत, अब आप रैली निकाल रहे हैं। जी दुरुस्त, मैं शफकत साहब से जवाब ले लेता हूं। शर्मिला बीबी अगर इजाजत है। ये मजाक, क्या मजाक है? या तो आप बल्दियाती इंतखाबात का ये एक ट्रेलर आप दे रहे हैं। चले जो भी कर रहे हैं, मैं शफकत साहब से इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। इजाजत है, बराए मेहरबानी, और नुकाती एजेंडा देने से क्या महंगाई खत्म हो गई? बराए मेहरबानी मुझे 2 मिनट मैं बाकियों से भी जवाब ले इसी चीज का। जी शफकत साहब, टैक्स आपने कहा जीएसटी, वो कहते हैं जीएसटी हम लगाने लगे थे, आप जीएसटी कम करना चाहते हैं, आप भी डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहते हैं। ये सियासतदानों की आपने लिस्ट देखी है जो आपके सियासतदान टैक्स नहीं देते? सर
नहीं, मैंने बिल्कुल देखी है और बड़ा अफसोस की बात है कि जो लोग टैक्स नहीं देते, शायद कुछ ऐसे हैं जो कि जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे नीचे हों, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि शर्मिला साहबा ने टैक्स की बात करते करते पता नहीं बनी गाला और कहाँ वो पहुँच गई। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने 5 साल हुकूमत चलाई तो उसकी बात अगर कम ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन जहाँ तक ये तजादात का ताल्लुक है, मेरा भी नाम आया हुआ था, तो मैंने आज उनको फ़ोन किया और मैंने पूछा कि जनाब मेरे टैक्स में क्या तजाद है। तो उन्होंने बताया कि जी आपने 3,55,000 टैक्स दिया था, लेकिन FBR कहता है जी 3,33,000 आया था, यानी कि 20,000 का फर्क है। मैंने कहा ये 20,000 का क्या फर्क है? और उन्होंने कहा शायद हो सकता है कि आपको कोई रिफंड मिलना था तो जो उसको उन्होंने एडजस्ट किया। यानी कि एक हेडलाइन तो बन गई, लेकिन अंदर से हालात ये हैं कि वो 20,000 का फर्क है। इसी तरह परवेज खटक साहब का मुझे नहीं पता कि उनके सूरत हाल क्या है, लेकिन शायद इसी किस्म का कोई छोटा मोटा सुकम जो है सर। लेकिन ये भी देखे ना शफकत साहब, 12% के पास टैक्स नंबर, एक बात में खत्म कर लो, 47% ने टैक्स। मैं बिल्कुल जिनके पास टैक्स नंबर नहीं है, जो टैक्स नहीं देते, उनको देना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल कतन डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जो ब्रॉडर रियलिटी है वो ये है कि ये GST वगैरह लगाना जो है, इसका मतलब है कि आप गरीब अवाम पे टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं और उसका ज्यादा इंपैक्ट जो है वो लो इनकम लोगों के ऊपर होता है। आप डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाए। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देखे ना, पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सूबा है, और हालत ये है कि मैं आपको बताऊं काशिफ कि मैं अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा कराने गया तो मुझे सिफारिश करानी पड़ी टैक्स जमा कराने के लिए, लीव अलोन के मैं वो सारा दिन मेरा बंदा वहां फिरता रहा जी टैक्स जमा किधर कराना है, क्योंकि वो प्रोविंशियल टैक्स था। तो पॉइंट इज कि हमें अब एक टैक्स कल्चर पैदा करना पड़ेगा। अगर और हमने ये नौ नुकाती, शर्मिला साहबा कह रही है जी 9 नुकाती, देखे पहले हमने शुरू में डिस्कस किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो डिटरमिन करती है कि महंगाई जो है वो कहाँ होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी हमने बहुत सारी चीजें दी हैं। आप उसके अंदर आप टैक्स लोगों को टैक्स नेट जो बढ़ाए, 30 लाख लोग हैं जिनके बारे में नादरा कहती है कि उनको टैक्स देना चाहिए, इसमें हम कहते हैं कि जी टैक्स देना चाहिए। और रैली के बारे में बार बार कह रहे हैं, जो जमे गफीर था आवाम का, वो इस चीज की तर्जमानी कर रहा था कि लोग इतने तंग आए हैं, इतने उनकी गुर्बत बढ़ गई में इतना अजीरन हो गई है। मतलब कि ये जो हमने जितने पॉइंट बताए हैं, इसमें एक पॉइंट बताएं कि जो ये डिस्प्यूटेबल पॉइंट है। सारे पॉइंट जो है ये करने वाले हैं, हमें बसीते कौम करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो ये इस विशेष साइकिल से, और खास तौर पे अगर हम टैक्स अपने रेवेन्यूज नहीं बढ़ाते, फिर फॉरेन एड भी लेते रहेंगे, हम ये चीजें करते रहेंगे, कशकोल लेके फिरते रहेंगे, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। फारूक सलीम साहब से ये जो नुकता आपने उठाया सर, ये जो टैक्स नहीं देता, मैं इसलिए इसको बुनियाद बना रहा हूं कि जब आपने अगर बाहर निकल के 30 लाख करना है तो उसमें सरे फहरिस्त इन लोगों का नाम होना चाहिए, इसलिए कि ये एग्जाम्पल्स होती हैं हमारे सामने। इनके पैसे बाहर है, इमरान खान साहब फरमाते हैं, दौलत बाहर है, टैक्स ये नहीं देते, गरीब आदमी से किस तरह टैक्स, या कोई एक ऐसा आदमी टैक्स पेयर नहीं है वो क्यों टैक्स दे? देखिए बाजी साहब, सियासत एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी ना जी। सियासत जो है ना वो 2 किस्म की होती है। एक होती है डिलीवरी की सियासत कि आपने अवाम को एक्चुअली क्या दे दिया, और दूसरी होती है नारेबाजी की सियासत, जज्बात की सियासत कि टैक्स नेट बहुत बड़ा बढ़ा लें और टैक्स बेशुमार इकट्ठा हो जाएगा और सियासतदानों के पैसे बाहर पड़े हुए मंगवा लें। ये सब नाराबाजी तक हद तक, ये एक्चुअल होने वाला जमीनी हकीकत में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अब 4% बढ़ा लेंगे टैक्स नेट, 5% बढ़ा लेंगे। असल मामला ये है कि आपने सियासत डिलीवरी की खेलनी है या आपने सियासत जज्बात की खेलनी है। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ सियासत खेल रही है, ये डिलीवरी की सियासत नहीं खेल रही, ये जज्बात की सियासत खेल रही है। ये जो कुछ बिकता है किस सूबे में वो वहां जाके बेचते हैं। अगर ड्रोन बिकता है खैबर पख्तूनख्वा में तो वहां धरना डालते हैं, हालांकि नेटो सप्लाई लाइन का और ड्रोन का आपस में कतई कोई ताल्लुक नहीं है। हमने 2011 में 7 महीने नेटो सप्लाई लाइन रोक के देखी और वहां 73 हमले हुए 2011 में इनका आपस, और ये PTI वाले जानते हैं कि नेटो सप्लाई लाइन रोकने से ड्रोन नहीं रुक जाएगा। अब एक जलसा कर डाला लाहौर में, ये जानते हैं कि इस जलसे से महंगाई कम नहीं हो जाएगी। लेकिन सर ऑपोजिशन का तो काम है, ये काम देखिए इनका काम है, ऑपोजिशन का काम है। क्या बात अब महंगाई हो रही है नोट छापने की वजह से, ये हमने तय पा ली। अब जब वजीर खजाना जून में खड़े हुए थे, उन्होंने बजट अनाउंस किया था कि हमारी आमदन है 3 खरब और हम खर्चा करेंगे 4 खरब का, तो 1 खरब जनरली PTI वालों को भी मालूम था कि ये नोट छपेंगे। प्रॉपर फॉर्म इसका स्ट्रीट्स नहीं है, इसका प्रॉपर फॉर्म जो है वो असेंबली के अंदर है। आप असेंबली के अंदर खड़े होके इनको
तरीके बताएं कि आपने आमदन और अपने अखराजात को जो बैलेंस है वो किस तरह करना है, आपने इफरात आप कह रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक नहीं है एहतजाज करना। ये सियासत डेमोक्रेटिक राइट है वो कहते हैं हमारा, ये सियासत हो रही है। इन्होंने 21 दिसंबर को जो अपने सारे वर्कर्स को एक SMS भेजा है कि आप सब लोग 22 तारीख को इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि हमने इलेक्शन के रिजल्ट कभी नहीं माने। इसमें कहीं महंगाई का जिक्र नहीं है। उसकी वर्डिंग पार्ट का सुना है ना जी, वर्डिंग मैंने लाहौर की गैरतमंद अवाम जिसका धांधली से मैंडेट चुरा लिया गया था, 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे नासिर बाग पहुंचकर दुनिया को बता देगी कि लाहौर में किसका है। अब यहाँ महंगाई का कहीं जिक्र नहीं है, ये इनका ऑफिशियल नंबर है जहां से ये 80022। शफकत साहब मैं इजाजत दूंगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निट पिकिंग। यानी आपका ख्याल है ये अपनी मर्जी की चीज निकाल दी गई, बट अपनी चीजें निकाल के कभी इस चीज को पकड़ लेते हैं, कभी उस चीज, भाई जो ब्रॉडर रियलिटी है उसके बारे में बात करें। ब्रॉडर रियलिटी से महंगाई तो है, मैं तो कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं। आज अगर आप तुर्खम से ले कराची तक पाकिस्तानियों से ये सर्वे करें तो उनका नंबर 1 प्रॉब्लम जो है वो महंगाई है। ड्रोन कहीं 8वें 10वें नंबर पे आ रहा है। सर ड्रोन का तो आज जिक्र नहीं है ना, आज तो महंगाई और उसकी रैली का जिक्र है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि महंगाई बिल्कुल इशू है, लेकिन इसका एक प्रॉपर फॉरम है, इसका एक प्रॉपर तरीका है। ये सियासत लड़ाई जा रही है कि अपना वोट बैंक महफूज किया जाए या उसको एक्सपेंड किया जाए या मिड टर्म इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाए। तो एक पार्टी मुफादात हैं, फिर सियासी मुफादात हैं, फिर कौमी मुफादात हैं। आप कौमी मुफादात को सामने नहीं रख रहे हैं और इनफरादी और सियासी मुफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कुछ सर सियासतदान तो सियासत ही करेगा, मुझे समझ नहीं आती। मैं अक्सर मुझे किसी प्रोग्राम में गाली कर रहा हूं, सियासतदान तो कम ही सियासत करना है। ये बात दुरुस्त है, चले सियासत हो रही है, इमरान खान साहब सियासत की वजह से कर रहे थे। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हमारे सामने, किसी बैंकर ने कहा 97 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के स्विस बैंकों में पड़े। अगर जज्बाती जुमला है, मैं ये बात मानते हुए बात कर रहा हूं, ये जज्बाती जुमला है। मेरे सियासतदान टैक्स नहीं देते, एक और जज्बाती जुमला है। बट पाकिस्तान की रियलिटी भी यही है, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं। अगर वो इस ठीक नहीं चलेगा, सर मुझे कैसे आप इस बात पे मजबूर करेंगे कि मैं उस नेट में आऊं, मैं टैक्स डिक्लेयर करूं। आप उसी वक्त कानून को इन्फोर्स कर पाएंगे जब आप इन लोगों पर कानून इन्फोर्स करें। जब आप इनके ऊपर कानून लागू नहीं कर सकते, मेरे पे कैसे करेंगे? काशिफ साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि नो वन इज अबव लॉ, कोई कानून से बालातर नहीं है। और जहां भी कहीं भी करप्शन है या मिस यूज ऑफ पावर है, मैं समझता हूं उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। और आज की अगर लिस्ट जो आई है मीडिया में, मैं समझता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इसमें सारी खुलकर बाद इन्वेस्टिगेशन की होगी। कई जगह कंफ्यूजन होगी, कई केसेस में डेफिनेटली मैं टैक्स देता हूं, मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूं, इसलिए मेरा नाम नहीं है। मेरा इसलिए काशिफ साहब मैं जरी टैक्स भी देता हूं, मैं इनकम टैक्स भी देता हूं, इसलिए इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। और मैं 30 साल से इलेक्ट होता आ रहा हूं। आज मैं सेनेटर हूं, इससे पहले 2 मरतबा MNA रहा, 2 मरतबा MP रहा, जिला काउंसिल का मेंबर रहा। मैं यहाँ अर्ज करना, लेकिन जिन लोगों को हम रोज देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुझे टैक्स नहीं देते, जिनकी लिस्टें आज फिर छपी। जी मैं एक सिर्फ अर्ज करूं, देखें टैक्स नेट की जो बात है, 70,000 आदमी हमने नया टैक्स नेट में लेकर आए हैं, जो 30 मिलियन की बात हो रही है। 1 लाख को अगले माह नोटिस जा रहे हैं। देखें बतरीज होगा ना, ऐसे तो कोई नहीं हो सकता ना। ये मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अगली बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखें यहां बात कर रही थे वजीर आजम साहब हाउस में नहीं आते, ये क्या मुवाजना है? क्या वजीर आजम जो हाउस में आते थे, 2 आते रहे, उन्होंने क्या डिलीवर किया? 11 मई को उसका जवाब ले नहीं लिया, आवाम ने दे नहीं दिया। देखना यह है कि वजीर आजम की जो ड्यूटी, हाँ मैं ये नहीं कहता ना है, आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए गाए बगाए, लेकिन अब कहें कि वहीं बैठकर क्वेश्चन आंसर दें, नंबर 1। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखें ये PTI का बिल्कुल उसका ये एक पॉलिटिकल राइट बनता है, डेमोक्रेटिक राइट बनता है, लेकिन इन जो 9 मुतालबात हैं इनका फॉरम, जैसे फरूख साहब फरमाए थे, नेशनल असेंबली है, इसका फॉरम सेनेट है। यहां मैं ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कि मैंने तो इलेक्शन कराने थानेदारों के, अभी तो थानेदारों का इलेक्शन कराने वो नहीं अभी तक हुए, और ये इस तरफ चल पड़े हैं। जी शफकत साहब आप जवाब दे दें, फिर शर्मिला साहब की तरफ जाता हूं। जी शफकत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि चौधरी साहब से कि ये याद करें कि पिछली दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के खुद जाके जुलूस जलसे जो है वो लीड किया करते थे, और महंगाई और बिजली के खिलाफ उन्होंने खुद जो किया और जिस तरीके से वो धरने भी करते थे, जुलूस भी निकाला, और खुद चीफ मिनिस्टर लीड करता था उनको। तो उसके बाद ये कहना कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ असेंबली में बात करे और वो बाहर ना जाए, और ये तो मुझे लगता है कि माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि बहुत ही इनको तकलीफ पहुंची कि लाहौर में 1.5-2 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, इनको बखलाहट का शिकार है। रशीद साहब अजीब बातें कर रहे हैं।
2 लाख का अकाउंट किसने किया? माजरत राइट है, ये राइट है हमारा प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि हमने लोगों को जज्बात की तर्जमानी करनी है। देखिए ये माजरत से ये बिल्कुल काशिफ साहब बड़ी दुनिया सारी जानती है, ये सिर्फ इस वक्त क्योंकि बलदियाती इलेक्शन है उस हवाले से मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं, वरना असल फोरम वही बनता है जिनके आगे ये जितने मुतालबात पेश किए हैं, कुछ बात तो समझ आती है, इकोनॉमी की कोई बात समझ नहीं आती, उसके बारे बात में वो वहां वो फोरम है दरअसल करने के, ये तो मोबिलाइज करने के लिए अपने लोगों को ये बात कर रहे हैं। सर वैसे शफकत साहब आप 2 लाख बंदे कह रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्वीट है, और यार लाहौरी बड़े जालिम है, पहले वोट नहीं देते उसके बाद फिर जलसों में भी नहीं आते। और ये फैक्ट है 1 करोड़ की आबादी में 5000 बंदे थे वहां, 1 करोड़ की आबादी में 5000, वो भी इंतजार करना पड़ा, वो तो काशिफ वहां पे मौजूद थे। जरा आप अपनी मीडिया से पूछे कि वहां कितने लोग थे और कैसे किसी ने कोई कोटा नहीं किया। मैंने आपको बताऊं, मैं 1970 से रैलीज देख रहा हूं, मैंने इतनी बड़ी रैली जो है लाहौर की तारीख में आज तक नहीं देखी। बेनजीर भुट्टो की वापसी में शायद देखी हो आपने सर, 86 में बीबी आई थी, उस टाइम देखी होगी, उस टाइम बहुत बड़ी रैली थी, अगर आपने नहीं वो बीबी की, खैर बीबी की 86, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ 70 से रैली हो रही है, लेकिन आपको पता है कि हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगे नासिर बाग से हाई कोर्ट तक पहुंचने में। इतने लोग थे वहां पे, और जो एक जोश था और एक जज्बा था और एक बलबला था, इस वजह से वो बहुत परेशान है। लेकिन रैली की कॉम्पोजिशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। जो 2011 में जब 1 साल पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली की थी, उसका आप जिस्म देख लीजिए, उसमें लोगों की उम्रें देख लीजिए, हर मकतबा फिक्र वहां पे मौजूद था, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, खवातीन भी थी, और फिर उसमें जोश और वलवला था। अब आप देखिए कि एक साइड पे जमात इस्लामी के लीडर मुनव्वर हुसैन साहब खड़े हैं, और साथ ही शेख रशीद साहब खड़े हैं। कंपोजिशन स्टेज की कंप्लीटली सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी एंड सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी एंड सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी। आप लोग भी तो हिमायत कर रहे थे। एमएलएन के 2 बंदे बुला लिए आज नहीं वो मेशर के ऊपर बात करें। पहले तो मेरी तारीफ की जा रही थी, थोड़ी देर पहले, अभी ब्रेक में आप कह रहे थे बहुत अच्छा, थोड़ी देर पहले तारीफ कर शर्मिला भी आप भी नहीं शौकत साहब, फैक्ट इज अ फैक्ट, अभी आप तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इनका तजिया बहुत अच्छा होता है, मैं डिसएग्री विद दैट। पीएमएल वाले तो 3-3 को जवाब रोज देते हैं, 3-3 को जवाब देते हैं। कहा कि करेक्ट करना जरूरी है। ठीक फरमाया आपने, लेकिन शर्मिला फारूकी साहबा की पार्टी शायद बहुत बर्दाश्त करके गई है ये सारा ट्रेंड। 5 अगर 4 लोग होते थे उसमें 3 एंटी पीपल्स पार्टी होते थे, बेचारे पीपल्स पार्टी का इकलौता आदमी होता था डिफेंड करने के लिए। काशिफ साहब सॉरी, एक मैं बात ऐड करूंगा कि जब इनकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी गालिबन इसलिए जो करप्शन के बात की ना, बाहर से पैसा, वो जो 60 अरब रुपया जो आसिफ जरदारी साहब का स्विस बैंकों में, उसका जिक्र नहीं हुआ। यहाँ करना चाहिए था ना इमरान खान साहब को कि जनाब आसिफ जरदारी से शुरू करें, जिन जिनके पैसे वहां बाहर पड़े वो अंदर ले आए। जी शर्मिला फारूकी नहीं किया, लेकिन सियासतदान दौलत वापस माशाल्लाह। काशिफ साहब बिल्कुल बहुत सारी बातें करनी चाहिए, असगर खान केस की भी बात करनी चाहिए, और वो जो एक इसाक डार साहब की तरफ से जो एक बहुत खूबसूरत सा एक एफिडेविट है मनी लॉन्ड्रिंग पे नवाज शरीफ साहब की, उसका भी जिक्र होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना, जो फैक्ट्स है होना चाहिए ना। लग जाएगी बात ये है कि आप इस मुल्क में सब ठीक करना पड़ेगा। जी मुझे बात करने देना, थोड़ा सा हौसला करें। जी जी देखिए बात आपने करी कि जी मैं बड़ा टैक्स देता हूँ फलाऊं, मेरा इस टैक्स रिपोर्ट का नाम नहीं है। आपके 161 पंजाब असेंबली के लोगों का नाम है। You're representing your party over here, not representing yourself. I was questioned, Bibi. I was questioned. I was Bibi माजर के साथ I was questioned. I was questioned. क्या दावा कर रहे हैं? और शफकत महमूद साहब, आपकी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 60 बंदे हैं जो उसमें टैक्स नहीं देते। क्या एक्शन लिया है आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुझे ये बताइए। देखिए ना, ये 9 नुकाती एजेंडा दे देना, ये पतली गलियों में से रैलियां निकाल लेना, ये जनाब गाने चला देना, ये चीजें अपनी जगह ठीक है। आप बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, ये अपनी जगह ठीक है, करें आप, 100 बिस्मिल्लाह, ये आपका जमहूरी हक है। लेकिन ऑन ग्राउंड आपने क्या प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स लिए अपने सूबे में, और क्या प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त, ये आप मुझे बताइए। क्या आम आदमी की जिंदगी में कहीं किसी किस्म का कोई रिलीफ आया है, या इस 6 महीने के अंदर जो पिछले 5 साल में वो चीजें नहीं हुई जो 6 महीने के अंदर हो गई कि जनाब लोग आलू टमाटर प्याज को भूल गए हैं। उनके पास जो गरीब आदमी है, शर्मिला बीबी, आपकी पार्टी अब सिर्फ टीवी के ऊपर तनकीद करेगी, आप लोगों ने आके शेयर के जरिए छीन ली है। देखिए आपने सेक्युलर डेट जो है वो खत्म करने की बात की कि पैसा एक बंदे की जेब के अंदर चला गया, फिर आपके ऊपर अरबों रुपए का सेक्युलर डेट जमा हो गया।
کس کے جیب میں چلا گیا؟ کیسے آپ قاسم صاحب یہ بتائیں یہ بجلی میں بہتری آئی کہ نہیں آئی؟ ان کے دور سے لے کر اب تک بہتری آئی کہ نہیں آئی؟ بجلی میں بہتری آئی ہے، لا اینڈ آرڈر میں آپ نے بہتری کی ہے، یہی تھے کراچی جل رہا ہے۔ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ عوام ان سے سوالات کر رہی ہے، آپ کے وزراء غائب ہیں اسمبلیوں سے، سینٹ سے، احتجاج میں ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کدھر گئے آپ کے خواجہ آصف، آپ کے سعد رفیق، آپ کے عابد شیر علی، یہ کدھر گئے؟ پہلے تو بڑے وہ بجٹ کے پیپر پھاڑتے تھے، شور ہنگامہ کرتے تھے، دیکھیں عوام کیا چاہتی ہے، عوام ڈیلیوری چاہتی عابد شیر علی ہے، صاحب وزیر آئے یا نہیں آئے، نہیں ہے بھائی، کیا ان کا نام ہے اس ٹیکس رپورٹ کے اندر۔ جی جی عابد شیر وہ تو خود ٹیکس نہیں دے رہے، یہ ٹیکس رپورٹ کہہ رہی ہے، وہ ٹیکس میں بڑوں کے نام ہے، وہ بڑوں کے نام ہے، آپ کی لسٹ کھلے گی نا، آپ کا بھی بہت سارا۔ عوام کی آواز بھی سن لیجیے، عوام صرف اور صرف ڈیلیوری چاہتی ہے اپنے حکمرانوں سے، اور ڈیلیوری کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ پہلے آپ کو سیاسی نیت چاہیے، پھر آپ کو ایک منصوبہ چاہیے کہ آپ نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، پھر آپ کو ایک ٹیم چاہیے جو اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد کرے۔ پیپلز پارٹی نے 5 سال میں یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس تو سیاسی نیت ہی نہیں تھی، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پی ایم ایل این میں کیا ہے کہ ابھی تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیادت میں سیاسی نیت موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی اس بڑی جنیرک سٹیٹمنٹ۔ مجھے یہ بتائیے اسپیسیفکلی آپ کو کس چیز میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے کس رفتار سے انیشیٹیوز آ رہے ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہے ایک انیشیٹو بنانا، کبھی یوتھ کے لیے انیشیٹو آتا ہے، کبھی ٹیکس انسینٹیوز آتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ عوام کو اور ملک کو کس طرح صحیح ڈائریکشن میں لے آیا جائے۔ میں نے یہ کہہ دیا، میں آتا ہوں اس کے اوپر، دیکھیے میں یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، دیکھیے یہ میں ایڈمٹ، دھندا کرنے والے پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہیں سر؟ دیکھیے آپ خود کہتے ہیں یہ مسئلے کا حل ہے پاکستان۔ دیکھیے یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی 18ویں امینڈمنٹ کے بعد فیڈریشن اور صوباؤں کی ہے۔ سروسز سیکٹر جو ہے ہماری جی ڈی پی کا وہ 55% ہے، اور سروسز سیکٹر کے اوپر صوباؤں نے ٹیکس لگانا ہے۔ ہمارا 25% ایگریکلچر سیکٹر کا ہے، وہ ان کا صوبوں کا فرض آتا ہے۔ اگر 9%، 9.5% فیڈریشن کلیکٹ کر رہی ہے اور پنجاب اور کے پی ملا لیں تو وہ 0.001% بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، شفقت صاحب سے جواب جی شفقت صاحب کے بعد کچھ جی شفقت صاحب۔ جی کاشف، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جہاں مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ بھی پشاور گئے تھے اور آپ نے دیکھا، لوگوں سے انٹرویو کیے، کرپشن کی جتنی کمی کے پی میں ہوئی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن لا وہاں پاس کیا، جو دنیا کی 2-3 جو بڑے اچھے لاز ہیں اس کے، اور وہ بھی کرپشن کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نیب کا، وہاں پہ ایک پروڈینشل نیب کا ایک لا پاس کرنے والے ہیں جو ایک مثالی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے جو وہاں پہ ایجوکیشن میں کامن کریکولم پہ، باقی چیزوں پہ کام ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو ٹیکس ایمنسٹی دی، یہ ٹیکس ایمنسٹی تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ترغیب دیتا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے صاحبکاروں کو جو بلیک منی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہر 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد جو ہے وہ ٹیکس ایمنسٹی آ جائے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے، اس لیے وہ نارمل ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے، وہ اس کی چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ٹیکس ایمنسٹی جو ہے وہ کب آئے گی۔ سر لیکن میں نے آپ کی پارٹی کے اکانومسٹ سے بھی میری بات ہوئی تھی شفقت صاحب، ان کا خیال تھا یہ ٹیکس ایمنسٹی کئی دفعہ دینی پڑتی ہے، اگر آپ اس طرح، کیونکہ آپ کی وائٹ اکانومی کام نہیں کرتی اس ملک کی، بلیک اکانومی بڑی تیز اکانومی ہے، اصل جو ملک چل رہا ہے وہ بلیک اکانومی پہ چل رہا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے اور سخت ہاتھ لے کر جائیں گے، یہ پیسہ سارا لے کے، پہلے مشرف صاحب کے دور میں ہو چکا جب انہوں نے این آر او کیا لے کر آئے تھے، وہ جو اپنا نیب کا قانون لے کر آئے تھے، لوگ پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں۔ آپ نے 2 چیلنجز ہیں جس میں بھی یہ ٹھیک کرنا ہے، پیسہ پاکستان میں بھی رکھنا ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں بھی لے کر آنا ہے کسی طرح، اور باہر سے انکریج بھی کرنا ہے۔ صرف دو چیزیں عرض کروں گا میں صرف۔ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں پیسے بلیک منی بناتا رہوں اور ہر 2-3-4 سال کے بعد ایک ایمنسٹی آ جائے گی اور اس پہ میں سارا اپنا پیسہ وائٹ کر لوں گا، تو پھر میرے لیے مجھے کیا انسینٹیو ہے کہ میں ٹیکس نیٹ میں آؤں؟ اور اگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں اپنا پیسہ باہر لے کے اس کو ریوالو کر کے پاکستان میں واپس لے آؤں، تو سیکشن 111 کے ذریعے مجھے وہ ڈکلیئر نہیں کرنا پڑتا کہ یہ میری سورس آف انکم
کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے جو بات کی اس کے بارے میں فاروق صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سیاست ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا زیادہ سرمایہ باہر پڑا ہے, اگر 97 ارب روپیہ سوئس بینکوں میں پڑا ہے, 97 ارب ڈالر ہے سر, جو ہے ان کی 97 ارب ڈالر باہر پڑا ہے, اگر آپ کے لیڈران کرام جو ہیں ان کی جائیدادیں باہر ہے, جب پاکستان کا روپیہ گرتا ہے, جب پاکستان غریب ہوتا ہے تو وہ مزید امیر ہو جاتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہوگی تو لوگ کس بات پہ کہیں گے کہ جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں؟ بالکل درست بات. اس نقطے پر آپ سے بریک کے بعد میں جواب لیتا ہوں. اگر لیڈرز کا یہ حال ہے تو ہم کیوں ٹیکس دیں؟ یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں ایک عام آدمی یا جو بھی عام آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا لیڈر کوئی ٹیکس نہیں دیتا, ان کی جائیدادیں ساری ملک سے باہر, آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ رضاکارانہ طور پر یا ادروائز ان کو راستہ ملے بھی وہ چوری نہ کریں؟ کیوں نہ کریں جب ان کا لیڈر ٹیکس نہیں دیتا یا ان کے لوگوں کے پیسے جائیدادیں باہر ہیں؟ دس کوسچن آئی وانٹ یو ٹو آنسر کہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میں یا ادروائز کہ ہم یہ کام ٹھیک کر لیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو سر, پیسے واپس لانے, باہر سیاستدانوں کی دولت پڑی ہے, وہ واپس آئے گی تو شاید معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. جی کاشف, میں نے ٹیکس لیں ان سے, پیسے واپس لے کریں. بالکل کاشف, یہی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات جو آصف زرداری صاحب کی مثال دی نا, وہی یہی دی کہ وہ ساری دنیا جانتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان 3 سال سے لگی رہی, لیکن پیسہ تو وہی کا وہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا, اب بات رہ گئی کہ یہاں ہم نے کیا کیا, اچیومنٹس کیا ہو رہی, پیچھے جو ڈسکشن ہو رہی تھی. دیکھیں انرجی میں بہتری آئی ہے, بجلی میں. آپ دیکھیں ان حالات میں کیا پچھلے 18 گھنٹے پچھلے سال ہوتی تھی, اس وقت کیا حال ہے. گروتھ ریٹ آپ کا 2.9 تھا, اس وقت 5.1 پر ہم چلے گئے. ٹیکس ریکوری 17% پر آ گئے. ٹیکس نیٹ کی میں نے بات کی, ریکوری 17% بہتر ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے. دیکھیں میں فگر ٹھیک ہے ویسے, دیز آر فیکٹس, 3 میں سے 2 ٹھیک ہے. جی ہاں, تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری بالکل دولت باہر ملک کے اندر آنی چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس میں مزید کاشف قانون سازی کرنی پڑے گی, اور اس قانون سازی کے لیے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سڑکوں پر پی ٹی آئی نہ رول ادا کرے, وہ اپنے ہاؤس میں آ کے رول ادا کرے. اس وقت ملک میں کوئی قانون بنانے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, شفقت صاحب کی ضرورت ہے آپ کو, نہیں عمران خان کی ضرورت ہے, یہ تو آپ نے بنانے قانون, آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ تو وہاں بتائیں نا کہ کہاں کمزوری ہے قائم میں یا قانون میں. میں نے کہا وہاں بتائیں نا کیا کمزوری ہے, وہاں بتائیں. ہاؤس کی حالت میں بتاتا ہوں. شفقت صاحب سے سن لیں, ایک سے آخری وقت کم ایسے میں آؤں گا, آخری لاسٹ ورڈ آپ کو پھر بھی دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے ڈیفینڈ کرنا پارٹی کو. جی شفقت صاحب. اچھا نہیں, بار بار نیشنل اسمبلی کا ذکر ہو رہا ہے. نیشنل اسمبلی کا یہ حال ہے کہ ان سے کورم پورا نہیں ہوتا. جمعے کو جب لاسٹ اجلاس تھا 2 دفعہ ہاؤس جو ہے اس کو ملتوی کرنا پڑا کیونکہ کورم نہیں تھا. ان کے وزیر جو ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں, فرنٹ بینچز خالی ہوتے ہیں. چودھری نثار صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا اپنے وزیروں کو کہ ہم ان کو پتہ نہیں فارغ کر دیں گے, یہ کر دیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے. اسپیکر بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اسمبلی سیشن اٹینڈ کیا کرو, کوئی نہیں آتا. وزیر اعظم صاحب تو ماشاءاللہ شاید جو ہاؤس ہے وہ ڈس آرڈر میں. شرمیلا صاحب کو لاسٹ ورڈ, لیٹ می گیو شرمیلا فاروق کی لاسٹ ورڈ. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں اسمبلی کس طرح کام کرے گی. شرمیلا بی بی, آپ کو آخر میں سارے جواب دینے پڑیں گے سر. شرمیلا بی بی. دیکھیے کاشف صاحب, بات یہ ہے آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں نا, آپ صرف اپنے منظور نظر لوگوں کے لیے جو آپ کے ٹریڈرز ہیں جو پی ایم ایل این کو فائنانس کرتے ہیں, آپ نے ان کو کیوں ٹیکس کی چھٹی دی ہوئی ہے؟ آپ نے 850 ارب روپے جو ہیں 6 مہینے کے اندر چھاپ لیے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کا سب رونا روتے ہیں کہ جو انہوں نے ٹیکس نہیں دیے. آپ نے ججز کے کبھی ٹیکس ریٹرنز نکالے؟ دیکھیں آپ اس لیے کہا جاتا ہے آپ لیڈر ہیں اس ملک کے, پلیز اس کو کمپیئر مت کریں کسی اور آدمی کے ساتھ. آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کر بیچ میں بھیجا ہوا اسمبلی. آپ اگر مثال سیٹ نہیں کریں گے, مثال کو نہیں سیٹ کر سکتا. سر کوئکلی آپ کو دیکھیے پرابلم عربی چکر میں پھنس گئے, ہم نعرہ بازی کے چکر میں پھنس. یہ پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہے یہ واپس